नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल एकेडमी पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए चलेंगे। आइए साथियों, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी ऑप्शन काल और डी ऑप्शन काम। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि ऊसर का विलोम शब्द क्या है। साथ ही ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी साल 2 बार रिपीट भी हो चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है साथी, ऊसर का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन उत्तम, बी ऑप्शन अस्त, सी ऑप्शन उर्वर और डी ऑप्शन दुर्गम। साथियों, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उर्वर। बात कर लेते हैं उत्तम की, तो उत्तम के विलोम शब्द को हम क्या बोलते हैं? उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम। बात कर लेते हैं अस्त की, तो अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय। अब बात कर लेते हैं दुर्गम की, तो दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गम का हो जाएगा सुगम। दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम। ठीक है साथी, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊषर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उर्वर। आइए साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। देखिए साथी, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन हो जाएगा धोखा देना, बी ऑप्शन हो जाएगा अकारण प्रिय होना, सी ऑप्शन हो जाएगा ईर्ष्या करना और डी ऑप्शन हो जाएगा दुखी होना। ठीक है साथी, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकारण प्रिय होना। अकारण प्रिय होना मतलब बिना किसी कारण के प्रिय होना। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है साथियों आपके साथ, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हमें पहचानना है। ए ऑप्शन है आपके पास उज्ज्वल लिखा हुआ, बी ऑप्शन है पूजनीय, सी ऑप्शन है रचनात्मक और डी ऑप्शन है रचिता। देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल हम कैसे लिखते हैं? ऊ आधा ज और फिर आधा ज और वाह और ला, इस तरीके से हम उज्ज्वल लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या हमारा पूरा जा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पूजनीय हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, रचनात्मक भी हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए इस ऑप्शन में क्या हमारा रचिता भी अशुद्ध है। रचिता को हम किस तरीके से लिखते हैं? राचिता। ये जो मात्रा आती है वो या के ऊपर आती है। ये जो हमारी मात्रा आती है वो हमारी या के ऊपर आती है। ठीक है साथी, तो इसमें क्या होगा? हमारे दो अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है साथी, इसमें हमारे कौन से दो अशुद्ध शब्द हैं? ऑप्शन को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वल और रचिता में हमारे दोनों ही अशुद्ध हैं। उज्ज्वल में क्या होता है? हमारा दोनों आधे जा होते हैं, और रचिता में क्या होता है? जो हमारी मात्रा होती है वो हमारे या के आगे लगी होती है। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि हल्दी का तत्सम रूप क्या है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। देखिए तद्भव जो होता है वो हमारा हिंदी के शब्द हैं। जो हमारे संस्कृत के शब्द अगर हिंदी में परिवर्तित हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? तद्भव है। और ठीक है, तत्सम क्या होता है? हमारे संस्कृत के शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम। तो इसमें क्या पूछा? हल्दी का तत्सम रूप बताइए। तत्सम मतलब हल्दी का संस्कृत रूप बताइए। तो हल्दी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है हलिद्रा, बी ऑप्शन है हरिया, सी ऑप्शन है हरिद्रा और डी ऑप्शन है हल्दी। तो हमारे हल्दी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हरिद्रा। संस्कृत में हम क्या बोलते हैं हल्दी को? हरिद्रा। और साथ ही ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है साथी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी यूपीएसआई में ये 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है साथी, तो इस पर आप स्टार बना लेंगे। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपके सामने छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। मतलब कौन सा एक शब्द हिंदी नहीं है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 हिंदी में होंगे, एक संस्कृत में होगा। हमें वो संस्कृत वाला शब्द पहचानना है। ये ऑप्शन आपका कपड़ा। कपड़ा हमारे हिंदी में हम कपड़ा बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? करपट। बी ऑप्शन है पिर्रे। पिर्रे हमारा यही हमारा संस्कृत का शब्द है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम पिर्रे को बोलते हैं पिया। गधा हमारा हिंदी का शब्द है और पंख भी हमारा हिंदी का शब्द है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिर्रे। पिर्रे हमारा संस्कृत का शब्द है। आइए साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि कालिंदी
कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए ऑप्शन अमृत, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन यमुना और डी ऑप्शन विष्णु। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना। अमृत की बात करें तो अमीय, पीयूष, सोम, ये सब हमारे किसके होते हैं? अमृत के। पृथ्वी की बात करें तो भू, धरा, धरती, ठीक है, इला, मेदिनी, ये सब हमारे किसके होते हैं? पृथ्वी के। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए साथियों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ पता होगी तो आप आसानी से आंसर कर सकेंगे। ठीक है साथियों, तो रूट शब्द का मतलब होता है वो शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है साथियों, तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन आपके पास आजन्म, बी ऑप्शन है रिक्शा वाला, सी ऑप्शन है रेलगाड़ी और डी ऑप्शन है कमल। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कमल। ठीक है, आप कमल को तोड़ेंगे का, मा और ला, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। कमल को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसके टुकड़े करने पर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं आजन्म की। इसको तोड़ेंगे तो जन्म का आपका अलग मतलब निकलेगा, रिक्शे वाले को तोड़ेंगे तो आपका रिक्शे का एक अलग मतलब निकलेगा, रेलगाड़ी को अगर आप तोड़ेंगे तो रेल का अलग मतलब होगा, गाड़ी का अलग मतलब होगा। लेकिन आप जब कमल को तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल। आइए साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से हमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण छांटना है। ए ऑप्शन है आपके पास चंद्रमुख, बी ऑप्शन है पंचतंत्र, सी ऑप्शन है चतुर्भुज और डी ऑप्शन है आजन्म। देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब अगर हम तोड़ेंगे तो चंद्र के समान मुख, तो हमारा किसका उदाहरण है? ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसमें तो नहीं होगा। बात करते हैं पंचतंत्र की, 5 तंत्रों का समूह, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि इसमें पहला शब्द क्या हमारा? संख्यावाचक है। पहला शब्द क्या हमारा? संख्यावाचक। 5 तंत्रों का समूह, ये हमारा क्या है? संख्यावाचक, तो इसमें हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास। बात कर लेते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु जी, कोई विशेष अर्थ निकले वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। आप इसको वैसे देखेंगे तो 4 भुजाओं वाले, आप इसमें द्विगु समास भी हो सकता है। आप अगर सोचेंगे तो कि 4 तो संख्या तो इसमें भी आ रही है, लेकिन इसका जिसका भी विशेष अर्थ निकलता है तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। आजन्म की बात करें, जिस शब्द की शुरुआत में आ, यथा, प्रति ये सब लगा हो वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना है? दिनकर का मतलब है रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ दिनकर लिखकर आ जाता है, क्योंकि दिनकर इनका बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नाम है। ठीक है, इनको लोग दिनकर भी पुकारते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ठीक है, तो इसमें हमें दिनकर जी की रचना पहचाननी है। ए ऑप्शन है बीजक, बी ऑप्शन है उर्वशी, सी ऑप्शन है मृगनयनी और डी ऑप्शन कौन सा है आपके सामने? डी ऑप्शन है आपके सामने गबन। ठीक है, तो बीजक, बीजक की बात करें तो बीजक हमारी किसकी है? कबीरदास जी की। बीजक हमारी किसकी है? कबीरदास जी की। ठीक है, बात करते हैं उर्वशी, तो उर्वशी हमारी दिनकर जी की रचना हो जाती है। दिनकर जी की कौन सी होती है? उर्वशी। बात करते हैं मृगनयनी की, तो मृगनयनी की हमारी कौन है लेखक? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा। और गबन की बात करें तो गबन किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। साथियों हम इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे कि हमारी जैसे बीजक किसकी है तो ये भी पता होना चाहिए हमें कबीरदास जी की। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि मृगनयनी किसकी है तो आपको पता होना चाहिए वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, मृगनयनी किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की। साथ ही आपको इसको नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। साथियों आपके सामने 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? साथियों आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुप्रयास, ये हमारा कैसा अलंकार है? ये हमारा शब्दालंकार है। बात कर लेते हैं यमक की, तो यमक भी हमारा शब्दालंकार है। बात कर लेते हैं रूपक की, तो यही हमारा अर्थालंकार है, रूपक हमारा अर्थालंकार है। बात कर लेते हैं श्लेष की, तो श्लेष भी हमारा शब्दालंकार है। साथियों अगली बार आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है, इसलिए आप इन सब ऑप्शन को भी ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, हमारे 11वें का आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों 12वां क्वेश्चन है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। ए ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है त्रिलोचन। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, मतलब रिपीट। अनुकरणात्मक का मतलब होता है रिपीट। कौन सी क्रिया रिपीट नहीं होती है, ये हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है आपके पास हिनहिनाना, बी ऑप्शन है हथियाना, सी ऑप्शन है मिमियाना और डी ऑप्शन है फड़फड़ाना। साथियों तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हथियाना। साथियों हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथियाना। साथियों अदर ऑप्शन देखिए, इसमें आपको ना चीज़ें ना रिपीट होती हुई मिलेंगी, जैसे हिन हिनाना, हिन हिन, मिमियाना, मिमी, फड़फड़ाना, फड़फड़ा। तो आपको क्या होगा, चीज़ें ना रिपीट मिलेंगी, लेकिन हथियाना इसमें आपको रिपीट नहीं मिलेगी। तो यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, कौन सी क्रिया रिपीट होने वाली नहीं है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, हथियाना। आइए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि निराशा शब्द में किस प्रकार की संधि है। ये हमारी संधि दे रखी है, तो पूछा निराशा शब्द में किस प्रकार की संधि है। देखिए, अब निराशा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, नि विसर्ग प्लस आशा, नि विसर्ग प्लस आशा, ये हमारा इसका संधि विच्छेद बनेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ये छोटी ई की मात्रा और प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे रा। ठीक है, ये बड़ा आ है तो रा, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है साथी, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने 15वां क्वेश्चन है कि घर बंद होगा, इसमें कौन सा काल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। आपके सामने एक सेंटेंस है घर बंद होगा, तो इसमें बताना है ये कौन सा भूतकाल है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण या संदिग्ध। देखिए सामान्य भूतकाल ये नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें संभावना हो रही है, अपूर्ण भी नहीं होगा, ये होगा संदिग्ध। कौन सा होगा हमारा इसका राइट आंसर, संदिग्ध भूतकाल। हमें क्या है, संदेह हो रहा है कि घर बंद होगा नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। आइए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों 16वां क्वेश्चन आपके सामने, मंडन का विलोम शब्द क्या है। साथियों सारे के सारे क्वेश्चन हमने अभी लेटेस्ट एग्जाम से ही लिए हुए हैं। साथ ही ये क्वेश्चन आपका अभी जो परसों पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कि मंडन का विलोम शब्द क्या है। आगे सामने ऑप्शन है, ए मंडल, बी ऑप्शन है खंडन, सी ऑप्शन है स्वतंत्र और डी ऑप्शन है दूषण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है, मंडन। साथियों आपके सामने 17वां क्वेश्चन है, कृष्णा में किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो कृष्णा में हमारे किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथियों आपके ऑप्शन में नहीं लिखा है, किसी को काट कर लिख दीजिए, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा में किसी का नाम या किसी विशेष चीज की बात होती है, जैसे कि दिल्ली विशेष शहर है, जैसे कि कोई भारत विशेष देश है, तो वहां पर हमारे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कृष्ण वो भी क्या है, एक विशेष, राम जी क्या है, विशेष, तो वहां हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक। ठीक है साथियों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। साथियों मैंने संज्ञा के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो भी बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको जीवन में कभी भी दोबारा संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके संज्ञा को बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कोई, इसमें क्या पूछा, कोई, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, इसमें हमारा किस प्रकार का सर्वनाम हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपके सामने 19वां क्वेश्चन है, महौषधि शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है।
महौषधि शब्द का हमें विच्छेद करके दे रखा है, हमें राइट पहचानना है। ठीक है साथियों, तो मही प्लस औषधि ये भी नहीं होगा, महा प्लस षधि ये भी नहीं होगा, महा प्लस औषधि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि, क्योंकि आ प्लस ओ मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, ये बड़ा ओ बनाएंगे। बड़ा क्या बनाएंगे, हमारा आ प्लस ओ मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण होते हैं, उसमें पूछा है कि तीनों शब्द में किस प्रकार का, तीनों लिखा हो, चारों लिखा हो, या दोनों लिखा हो। ठीक है, इसमें पूछा है कि किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। जैसे कि दोनों, चारों लड़के क्या है, समुदाय क्या है, चार लड़के मिलेंगे क्या बनेंगे, एक समूह बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे। तो वो उसी से पहचान सकते हैं आप कि तीनों, चारों, दोनों, इसमें हमारा क्या होगा, समुदाय बोधक। कौन सा होगा हमारा, समुदाय बोधक विशेषण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली का बहुवचन पहचानना है हमें। बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा। ए ऑप्शन है बिल्ला, ये आपका नहीं होगा, बिल्ले ये भी नहीं होगा, बिलई ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बच जाता है, बिल्लियाँ। तो हमारा बहुवचन, बिल्ली का बहुवचन क्या होगा, बिल्लियाँ। आइए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाईसवां क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि विशेषण शब्द के कितने भेद हैं। विशेषण शब्द के कितने भेद हैं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 6। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। विशेषण शब्द के हमारे कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन भी आपका संज्ञा से, कि नदी में किस प्रकार की संज्ञा है। नदी में किस प्रकार की संज्ञा है। ए ऑप्शन व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी ऑप्शन समूहवाचक और डी ऑप्शन भाववाचक। देखिए नदी क्या होती है, सारी नदियों की जातियों का क्या करा रही है, बोध करा रही है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पे मैं लिख दूं यमुना, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं यमुना, तो क्या होगा, यमुना एक विशेष नदी की बात करेगी। या अगर मैं लिख दूं गंगा, तो क्या होगी, एक विशेष नदी की बात होगी। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गंगा यमुना ना कह के एक नदी के बारे में बोला है, संपूर्ण नदी के अंदर क्या आ गई, सारी नदी आ गई। तो ऐसे में क्या होगा, जब एक ही के अंदर सारी नदियाँ आ जाएँ तो वहाँ पर हमारा जातिवाचक होगा। मतलब वो नदी हमारी संपूर्ण नदियों की जातियों का क्या करा रही है, बोध करा रही है। इसलिए हमारा वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन आपका अलंकार से है कि पेड़ के नीचे हरि बैठे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष और डी अनुप्रयास। पेड़ के नीचे हरि बैठे हैं। देखिए हरि शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। देखो हरि को हम बोलते हैं बंदर, हरि को हम क्या बोल देते हैं, बंदर। और हरि को हम क्या बोलते हैं, विष्णु जी भी बोल देते हैं। हरि को हम विष्णु जी भी बोल देते हैं। यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें, ठीक है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये वाले क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त हुए हैं। साथियों मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि कहावत, साथियों बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें पूछ लेगा, कहावत दे देगा, इसमें पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है। इसमें पूछेगा प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो हमारे शब्द के अंत में लगते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आवत। हमारा इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आवत। कहावत में हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, आवत। ठीक है साथी, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सुशिक्षित। साथी एक क्वेश्चन और है, सुशिक्षित कि सुशिक्षित कि सुशिक्षित में कि सुशिक्षित में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमारे शब्द के शुरुआत में लगते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सु, ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग। सु हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग। सु क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी PDF मैं एज इट इज़ वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है साथियों, मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।